हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित, जहाँ पे हम लोग जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, जो क्लैट का एग्ज़ाम जिसके लिए हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्ज़ाम हो चुका है। एंड एज़ एक्सपेक्टेड एक भी क्वेश्चन जीके के सेक्शन में ऐसा नहीं था जो हमने क्लास डिस्कशन में ना किया हो। एज़ आई ऑलवेज सेड कि कुछ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी लिस्टिंग करके उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरल एक्सेप्शन क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्लैट ने हर एक पॉइंट पर ही क्वेश्चन पूछा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको हम मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल पर रखेंगे। द क्वेश्चंस वर क्वाइट ईजी और मेरे पास जितने फीडबैक एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव गॉट इज जीके का सेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त रहा। हाँ, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई बिकॉज दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, पेपर में एनालिटिकल आ गई। लीगल को लेकर भी थोड़े बच्चों के कंसर्न्स रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो फीडबैक जीके के सेगमेंट में है, आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट। एक भी क्वेश्चन ऐसा हमारे पास नहीं था जो कि डिस्कशन का पार्ट नहीं रहा हो, और ना ही ऐसे कोई टॉपिक्स थे जो कुछ उन्होंने कहीं पर भी आपको एक नूक एंड कॉर्नर ऐसा छोड़ा हो जहाँ पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछा हो। बहुत ही जनरल टॉपिक्स और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर हम क्लैट के स्कोर की बात करेंगे तो डेफिनेटली सीएजीके में 90% का हिट रेट होना चाहिए अगर आपने ठीक ठाक एक अच्छी प्रिपरेशन करी है। 90% से एक्सीड भी आप करेंगे, बिकॉज मेरे पास जितने फीडबैक्स अभी तक आए हैं, जितने क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किए हैं, आई हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक टिल नाउ। हो सकता है आगे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के गलत होंगे। देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज वेल। सो इन अ क्रिस्प मैनर सबसे पहले हम क्लैट एनालिसिस करेंगे सीएजी के सेगमेंट का। डिटेल में क्लैट की एनालिसिस आपके पास बाद में आ जाएगी। अभी हम सिर्फ सीएजी के, और क्योंकि बहुत बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर कंफ्यूजन रहती है, तो हम इसमें पूरे का पूरा पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। सो जस्ट बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम सारे के सारे पैसेजेस को डिस्कस करके उनके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला पैसेज जो आया वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर था। हमेशा से इस पर मैंने स्ट्रेस दिया कि टैरिफ पे क्वेश्चन इस बार बनेगा ही बनेगा। मल्टीलेटरल या बाइलेटरल पार्टनरशिप पर क्वेश्चन आते हैं। इस बार 3 पैसेजेस रहे हैं। एससीओ को टारगेट किया गया है। अलॉन्ग विद दैट कुछ क्वेश्चंस एससीओ के साथ सार्क के भी बने, एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रम्प भी पहुंच ही गए। इंडिया यूएस रिलेशंस पे क्वेश्चन बना, एससीओ पे क्वेश्चन बना, सार्क पे भी क्वेश्चन बना। तो टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही एवरेज पूछे गए हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज अगर पैसेज को कोई पढ़कर ये सोच रहा था कि क्लैट 25 की तरह पैसेज में ही सारे आंसर मिल जाएंगे, तो ऐसा इस बार नहीं हुआ है। पैसेजेस में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर मिले, लेकिन हमारे पास टाइम कम रहता है, पूरा पैसेज हम गो थ्रू नहीं करते, क्रक्स को समझते हैं। और जो बच्चे इस चीज़ को एक माइंडसेट बनाकर बैठे थे कि पिछली बार की तरह पेपर में ही आंसर मिलेगा, पैसेज में ही आंसर मिलेगा, आपके लिए यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट में चले तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि चाबहार पोर्ट पे ईरान में और वीक आफ्टर इम्पोजिंग अ 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस, ट्रंप ने एक H1B को लेकर भी डिसीजंस लिए हैं। द थिंग हियर इज यहाँ पर 50% टैरिफ है, तो बच्चे का सबसे पहले दिमाग ये जाएगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितना परसेंट टैरिफ लगा है, तो सबसे पहले हम आंसर 50% करेंगे बिकॉज पैसेज सेज दिस। बट थोड़ा सा ट्रिक ये था कि व्हाट परसेंटेज टैरिफ डिड प्रेसिडेंट ट्रंप इनिशियली इम्पोज, आपसे पूछ रहा है, तो 50% टैरिफ इनिशियली इम्पोज नहीं किया था। इनिशियली 10% का बेस टैरिफ एंड ओवर एंड अबव 16%, टोटल 26, जिसको रिड्यूस करके 25% लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 25% इनिशियल इम्पोजिशन है, बाद में 25% की पेनल्टी है, तो 50% टैरिफ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट स्ट्रैटेजिक रीजन डिड ट्रंप साइटेड फॉर पेनलाइजिंग इंडिया विद एडिशनल टैरिफ। क्या रीजन ट्रंप ने दिया? तो ट्रंप ने सीधा सा बोला कि इंडिया ऑयल परचेज बहुत ज्यादा कर रहा है रशिया से। ऑयल का मतलब होता है एनर्जी सेक्टर, तो यहाँ पर क्लियरली आपके पास डी ऑप्शन में दिख रहा है, इंडिया डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया। इसको लेकर ट्रंप का गुस्सा था। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया? अभी यहाँ थोड़ा सा पैसेज का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। चाबहार के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है उसको समझते हैं पहले, वैसे तो हम इसके आंसर पे चलेंगे। चाबहार का पोर्ट है ईरान में, और चाबहार यानी ईरान का अमेरिका के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा तल्ख संबंध रहा है, और ईरान के ऊपर बॉम्बिंग भी की है रिसेंटली यूएस ने। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें चली कि हाउती के ऊपर अटैक हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो चाबहार पोर्ट इंडिया के इंटरेस्ट का पोर्ट है, हमने इसको मेंटेन किया हुआ है अपने पास। और क्वेश्चन यहाँ पर यही कह रहा है कि स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस चाबहार का इंडिया के लिए क्या है। भाई यूएस तो ईरान के अगेंस्ट है, और हम ईरान को फेवर कर रहे हैं उनका पोर्ट लेकर। तो यहाँ पर देखो, प्रोवाइड्स ट्रेड एक्सेस टू चाइना थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान दूसरी तरफ है, चाइना दूसरी तरफ है, गलत आंसर है। एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस इन नियर बाय ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान एक पोर्ट पे बैठा है विच इज ग्वादर, उसके पीछे हम बैठे हैं चाबहार पोर्ट पर। सर्व एज द प्राइमरी नेवल बेस फॉर इंडिया, नहीं।
एंड कनेक्ट इंडिया डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन सी, येस इट डज कनेक्ट इंडिया बट डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस, क्योंकि चाइना ग्वादर पोर्ट पे बैठा है पाकिस्तान में, तो उसके पीछे हम ईरान में बैठ गए चाबहार पे। हम क्लास पे इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से हमने पर्ल ऑफ द स्ट्रिंग बनाया हुआ है चाइना के पीछे हर जगह पर, बीट श्रीलंका, बीट म्यांमार, या फिर बात हम कर ले पाकिस्तान की, इन तीनों के पीछे पीछे हम कहीं ना कहीं बैठे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ H1B वीज़ा? H1B वीज़ा, ये जो तुक्के मारने वाले बच्चे हैं उनको तो मैं जो पूछते रहते थे कि सर तुक्का कैसे मारे, तुक्का मारने की भी कोई तरीका है क्या? मैं एक ही चीज़ कहता था, भाई जहाँ पर अगर स्टेटमेंट सबसे लंबा दिख रहा है, अगर आपको बिल्कुल हम कहें कि मारना ही है तुक्का, तो गो विद दैट ऑप्शन जो सबसे लंबा दिखता है। खैर यहाँ पे हम प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं। H1B वीज़ा को लेकर अभी ट्रंप ने जो टैरिफ जो रेट था H1B का उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर गवर्नमेंट को। सो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि यूएस में काम करने के लिए अलाउ करता है कंपनीज को इन अ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो उसको लेकर अभी काफ़ी न्यूज़ थी कि 80 लाख रुपए अब देना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42nd था। थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपसाइड डाउन हो सकते हैं, तो हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। सो हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा है दैट इज 42। ओके, लेट्स कीप इट असाइड। हम थोड़ा सा चलो पैसेज बेस्ड ही रहते हैं। हाँ, तो 43rd क्वेश्चन जो कहता है कि मागा टर्म क्या था। यहाँ पर दो टर्म था, मागा MAGA और MIGA, मीगा, ये मोदी जी ने दिया था। मागा टर्म ट्रंप का है जिसमें वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ऑन दी अदर हैंड मीगा के लिए मोदी जी ने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सो मागा स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। Coming on to the next passage जो कि कहता है इंडियन चेस रिकॉर्डेड येट अनदर ग्रेट मोमेंट ऑन मंडे एज दिव्या देशमुख वॉन द विमेन वर्ल्ड कप। तो ये पैसेज प्रिडिक्टेबल था बिकॉज इधर रिसेंट पास्ट में पिछले एक साल में इंडिया ने चेस ग्रैंड स्लैम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चाहे वो गुकेश हो चाहे फिर वो दिव्या देशमुख हो। इसी में कोनेरू हम्पी और विश्वनाथन आनंद की भी चर्चाएं हुई। सो इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर यहाँ पर ये बनी है, और हमें ऑब्वियस है कि भाई पहला ग्रैंड मास्टर तो पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ओरिजिन ऑफ चेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6th सेंचुरी में इंडिया में चेस ओरिजिनेट हुआ था गुप्ता एम्पायर के समय पर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद 1988 में पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे, एंड आगे चलकर 1992 में जब इंडिया ने सबसे बड़ा ऑनर, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, वो भी इन्हीं से शुरू हुआ था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन? सो चेस का जो चैंपियनशिप का अगर हम बात करें 1880s में ही ये शुरू हो चुका था, यानी 19th सेंचुरी में। एट दैट पॉइंट इन टाइम विलहेम स्टैनिट्स जो थे, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, और अमेरिकन सिटीजनशिप इनके पास थी। 8 साल तक, लगभग ये 1886 से 1894 तक ये चैंपियन रहे थे। गैरी कास्पारोव रिसेंट पास्ट के सबसे बड़े चैंपियन रहे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट विश्वनाथन आनंद एज वेल एज मैग्नस कार्लसन। एक अब अगला जो क्वेश्चन हम चल रहे हैं 46 के बाद, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं विच इज एक्चुअली द 47th क्वेश्चन। ये क्लैट का अगर हम 24 का पेपर देखेंगे तो उसमें एक पैसेज आया था जो कि गूगल के लैम्डा पर बेस्ड था, कि किस तरीके से लैम्डा प्रोजेक्ट गूगल चला रहा था, और उसी के दौर में एलन ट्यूरिंग को के साथ उसको रिलेट किया गया था, और पूरा एआई पर बेस्ड पैसेज बना। उसमें एलन ट्यूरिंग के साथ ही एक क्वेश्चन में ये लिखा था कि गैरी कास्पारोव ने वे बैक इन द इनिशियल 21st सेंचुरी कंप्यूटर को हरा दिया था। अब वहीं से एआई में इमोशंस की बात आई थी। क्लास में हर बैच में ये डिस्कस हुआ है। मैंने एलन ट्यूरिंग के साथ ये पूरा का पूरा गैरी कास्पारोव की कहानी बताई है, अलॉन्ग विद दैट कि उनको कंप्यूटर ने हराया। आईबीएम ने वो कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डीप ब्लू। वही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछ दिया है। तो क्लैट 24 से सिमिलर है बट नॉट द सेम क्वेश्चन। Which of the following cities is the venue for hosting the 11th edition of Chess World Cup? अभी इंडिया में चेस वर्ल्ड कप हुआ गोवा में। ओके, नेक्स्ट पैसेज। इस पैसेज पर किसी तरीके के कोई क्वेश्चन बनने नहीं थे, मतलब कि डाउटफुल नहीं था कि ये पैसेज तो आना ही था फॉर श्योर। हमने हर क्लास में डिस्कस किया है कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा, अलॉन्ग विद इंडस वाटर ट्रीटी उसमें जुड़ कर आएगा। वही पहलगाम इंसिडेंट यहाँ पर पूछा गया है। अलॉन्ग विद दैट मैं हर क्लास में ये चीज़ बोल रहा था कि पहलगाम इंसिडेंट के बारे में तो क्वेश्चन बनेगा। अलॉन्ग विद दैट एयर इंडिया का एक्सीडेंट भी पेपर में इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें ICAO या AIB इन सब के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस बार पर्टिकुलरली एयर इंडिया का इंसिडेंट भी आया, पहलगाम इंसिडेंट भी आया है।
तो पहलगाम पर पैसेज है जिसमें कुछ चीज़ें एक्सर्प्ट्स दी गई हैं विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कहता है कि पहलगाम कहाँ है, तो आपको पता ही है जे में है। अगेन आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेक पोस्ट अटारी का जो है, अटारी और वाघा बॉर्डर ये किस जगह पर है, तो ये दोनों ही पंजाब के पास पड़ते हैं, अमृतसर के करीब में, पंजाब स्टेट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क नेशन, थोड़ा सा कोरिलेट कैसे करने की कोशिश की गई है उस पर हम बात कर लेते हैं। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है। अब बड़ा सिंपल है, मॉरिशस आपका इंडियन ओशन रीजन में पड़ता है बट साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, मेडागास्कर के करीब लगता है, तो मॉरिशस इसका आंसर सिंपली हो जाएगा। बाकी सारे सार्क के मेंबर हैं, सार्क अभी डोरमेंट स्टेट में है। वैसे एक्सप्रेशन पर्सोना नॉन ग्राटा मीन्स, अब ये क्यों क्वेश्चन बना है, हम लोगों ने वैसे इंटरनेशनल लॉ में भी डिस्कस किया है जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था वियना कन्वेंशन। और जब हम लोगों ने कन्वेंशंस डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोगों ने VCDR एंड VCCR दोनों पढ़ा है, वियना कन्वेंशन ऑन दी कॉन्सुलेट रिलेशन एंड वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। दोनों में मैं आपको बताता था कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं दे गेट एन इम्यूनिटी, जो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, अगर उसको खत्म करना होता है तो उस पर्सन को डिक्लेयर किया जाता है पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब पर्सन्स हु आर नॉट वेलकम्ड। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या है, इट इज अनवेलकमिंग पर्सन। इन दिस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। मैं हर बार यही चीज कहता था कि मीडिएटर यूजुअली कोई कंट्री या यूएन होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड बैंक मीडिएट कर रहा है और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया आए हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बनना ही था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस, बड़ा सिंपल है, जोग्राफिकल क्वेश्चन आया है। इंदस में 5 ट्रिब्यूटरीज मेनली आप पढ़ रहे हो, लैंड ऑफ 5 रिवर्स जिसको हम पंजाब बोलते हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज एंड रावी। ताप्ती नदी जो है ये तो हमारा सेंट्रल इंडिया का डेक्कन का रीजन का रिवर है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला पैसेज कहता है नरेंद्र मोदी जी ने 2025 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में त्यांजिन गए थे, चाइना गए थे, और वहाँ पर त्यांजिन जब भी कोई एससीओ का समिट होता है तो उस पर एक डिक्लेरेशन बनता है, जो कि यहाँ पर त्यांजिन का डिक्लेरेशन बना। इसमें पहलगाम पर भी बात हुई, इसमें और भी कई मैटर्स पर बात हुई है। तो एससीओ से रिलेटेड पैसेज बना है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है, सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, ये एक फोरम है जिसको मोदी जी ने प्रपोज किया एससीओ में, और ऑब्वियस है सिविलाइजेशन है तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि कल्चरल बात हो रही होगी। तो सबसे वैसे तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग सारे सही हैं, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। तो बेस्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली प्रेसिडेंसी एससीओ की किसके पास गई है। सो अब इस टाइम पे ये चाइना के पास थी, चाइना से पहले हमारे पास रही, अब जा रही है ये किर्गिस्तान के पास। तो 2026 त्यांजिन खत्म हुआ, किर्गिस्तान को मिल गई नेक्स्ट ईयर की होस्ट राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएम ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रोजेक्ट सच एज चाबहार पोर्ट। फिर से वही पार्ट, चाबहार कहां पर लोकेटेड है, तो चाबहार इज लोकेटेड इन ईरान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ जब बना था तो उसमें 5 मेंबर थे, इट वाज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। देन उसमें उज्बेकिस्तान 6 मेंबर बना था 2001 में। देन उसमें इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बने साल 2017 में। बेलारूस एंड ईरान लेटेस्ट मेंबर्स हैं। तो बेलारूस तो मेंबर है, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, म्यांमार इज नॉट अ मेंबर। तो राइट आंसर वुड बी म्यांमार। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द सेक्रेटेरिएट ऑफ एससीओ कहां पर है, सो इट इज लोकेटेड इन बीजिंग। एंड अगला क्वेश्चन कहता है एट द कंक्लूजन ऑफ 25th समिट मेंबर कंट्रीज ने क्या, भाई जिस जगह पर मीटिंग होती है वहीं का डिक्लेरेशन बनता है, तो ये पूछ रहा है सिंपली कि मीटिंग कहाँ हुई है, तो त्यांजिन में इसकी मीटिंग हुई थी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास अगला जो पैसेज है वो एयर इंडिया को लेकर है, वही हम AI 171 की बात कर रहे थे। तो एक्सर्प्ट किया गया है एयर इंडिया के प्रेस रिलीज से। एयर इंडिया 171 वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद से कहाँ जा रहा था, अब ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये मानते हैं कि यूके जा रहा है तो लंदन जा रहा होगा, बट नहीं, ये जा रहा था लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पे, नॉट हीथ्रो। व्हाट इज दी हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने कई बार डिस्कस किया है। किंजरप्पा राम मोहन नायडू इज द प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन कहेंगे इसको हम, कहीं से भी मॉडरेट नहीं है ये। AI 171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये टाटा ट्रस्ट ने बनाया बिकॉज जो भी जिन लोगों की भी डेथ हुई इस AI 171 इंसिडेंट में, उनको किस तरीके से हम वेलफेयर प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए जो टाटा ट्रस्ट का हेड ऑफिस है यानी कि मुंबई, वहीं पर ये ट्रस्ट भी बना है।
तो यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि कई बार हमें ऐसा लग सकता है पॉसिबली अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ है तो वहीं बना होगा, नहीं मुंबई में बना है। द सोल सर्वाइवर ऑफ एआई 171 बहुत पॉपुलर हुआ था वो बंदा जो सोल सर्वाइवर था, ही वाज़ एन इंडियन बट सिटिज़न ऑफ यूके। तो यूके का सिटिज़न ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एजेंसी दैट विल प्रोब द फेटल क्रैश ऑफ एआई 171 हमारे देश में इट इज़ एआईबी व्हिच इज़ द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यही इसको ओवरटेक कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है कंप्लीटली। एआई 171 क्या था? मतलब कौन-सा प्लेन था वो? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, काफ़ी बड़ा प्लेन है, बोइंग का 787 7878 ड्रीमलाइनर था वो प्लेन, जो कि क्रैश हुआ था अनफॉर्च्यूनेटली इन अहमदाबाद जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑफ। सो ये तो था पूरा क्लैट का पेपर, सारे के सारे आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईज़ी रखा जाएगा। अप्रॉक्स 85 टू 90% अगर आप स्कोर कर रहे हैं इज़ अ गुड टोटल। अबव 95 अबव 90% ये तो एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। हाँ, बाकी सेगमेंट्स में ज़रूर देयर इज़ अ वाइड एरे ऑफ डिस्कशन व्हिच विल डेफिनिटली हैपन पोस्ट दिस एनालिसिस। सो क्विकली इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और अगर कोई क्वेश्चंस कोई डाउट रहेंगे तो डू कमेंट द सेम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।